योजना है अग्निवीर योजना, जिसे हम सरकार अग्निपथ योजना कहती है। ये देश के युवाओं को, देश के बेरोजगारों को अग्नि में झोंकने की योजना है। सरकार कहती है कि मैक्सिमम 25% को रिटेन करेगी, अधिकतम 25% को वो सरकार रखेगी, बाकी सबको बाहर निकाल देगी। तो जिनको बाहर निकालेगी आखिर वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे? अगर वो आर्मी की ट्रेनिंग लेकर के आता है, समाज के बीच में आता है और वो बेरोजगार घूमता है, तो ऐसा हो सकता है कि वो क्रिमिनल बन जाए, वो लूटपाट करे, वो चोरी करे, वो किसी का सामान छीने। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर तरुण कोठारी जी, जिनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के समान है। डॉक्टर तरुण कोठारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। डॉक्टर कोठारी, आजकल हमारे देश में एक ज्वलंत समस्या चल रही है और वो है अग्निपथ योजना को लेकर। ये अग्निपथ योजना आखिर है क्या, इसमें क्या कमी है? केंद्र सरकार ने जो सेना की जो भर्ती होती है, उस भर्ती में एक नई योजना लेके आई है केंद्र सरकार, जिसका नाम वो कहते हैं कि अग्निपथ योजना है। सरकार का मकसद, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये होता है कि भाई देश के अंदर जो बेरोजगारी है उसे दूर करें, लोगों को रोजगार दें और जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार भर्ती करें। सेना में जब एक जवान की भर्ती होती है तो जवान बहुत उत्साहित होता है, बड़े ही उत्साह से वो देश की सेवा करता है। उसे पता होता है कि पीछे उसके परिवार की सुरक्षा है, उसकी सामाजिक सुरक्षा है, उसकी जॉब की सुरक्षा है। परंतु वर्तमान में जो सरकार अग्निपथ योजना जो लेके आई है, पहली बात तो ये शब्द अग्निपथ ही गलत है। एक होता है राजपथ, यानी कि जो रास्ता राजा के तरफ या राज के जो निवास स्थान होते हैं वहां तरफ जाता है। अग्निपथ ये रास्ता अग्नि की तरफ जा रहा है। देश के जवानों को, देश के फौजियों को, युवाओं को, समाज को आग में झोंकने का रास्ता दिखता है। इस शब्द का जो अर्थ है, अब ये जो योजना है इसमें कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। एक जो व्यक्ति है जो 4 साल के लिए जिसे भर्ती किया जाएगा और 4 साल के बाद उसको निकाल दिया जाएगा। सरकार कहती है कि मैक्सिमम 25% को रिटेन करेगी, अधिकतम 25% को वो सरकार रखेगी, बाकी सबको बाहर निकाल देगी। तो जिनको बाहर निकालेगी आखिर वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे? उनका जो महत्वपूर्ण समय होता है, जो सीखने का समय होता है, वो समय समाप्त हो जाएगा। इससे बढ़िया तो वो कुछ डिग्री करते, कुछ सीखते, उसके बाद में समाज में काम करते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो योजना है, ये योजना राष्ट्र विरोधी है, जन विरोधी है, युवा विरोधी है और सेना विरोधी है। क्या अग्निपथ योजना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से जुड़ी हुई है? जो नई वैश्विक व्यवस्था है, इस नई वैश्विक व्यवस्था में चारों तरफ रोबोट्स का, एआई का बोलबाला होने वाला है। आप देख लें कि सेना के अंदर भी शायद रोबोट्स आने वाले हैं। तो सरकार को अब मुझे लगता है कि शायद जवानों की आवश्यकता नहीं है। अभी जो 46,000 जवान जो नियुक्ति की बात चल रही है, वो मेरे ख्याल से छोटे मोटे जो काम होते हैं, जैसे बड़े अधिकारियों के जूते पॉलिश करना, उनके कपड़े धोना, उनके परिवार के कपड़े धोना, झाड़ू पोछा लगाना, सफाई करना, उनकी इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान रखना, ये जो छोटे मोटे काम जो होते हैं वो इन बेचारों से लिए जाते हैं। हम सोचते हैं कि फौजी है और देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन सरकार, ये जो बड़े अधिकारी जो होते हैं, वो इस प्रकार से उनका शोषण करते हैं। ऊपर से यहाँ पर उनको वेतन भी कम दिया जाएगा।
तो जो नई वैश्विक व्यवस्था है जिसके अंदर रोबोट्स आने वाले हैं, तो वहाँ पर इन जवानों की आवश्यकता अब कम रहेगी। ऐसी स्थिति में और साथ में जो नई वैश्विक व्यवस्था आने वाली उसके अंदर वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट है, एक विश्व एक सरकार। जब दुनिया की एक सरकार होगी तो निश्चित तौर से उनका यह कहना है कि भैया युद्ध कम होंगे, और युद्ध कम होंगे तो सैनिकों की आवश्यकता कम होगी। यही कारण है कि सरकार सैनिकों की संख्या में कमी करना चाहता है। क्या पुलिस में रोबोट्स आ गए हैं या आर्मी में रोबोट्स आ गए हैं, आपका ऐसा मानना है? पुलिस में रोबोट्स की शुरुआत हो गई है। मैं आपको 2 पिक्चर्स दिखाता हूँ, मेरे पास भी है। ये देखिए आप, ये आपको अपने दर्शकों को दिखाई है। ये रोबोट्स आ चुके हैं और इंदौर में ट्रैफिक पुलिस का जो काम है वहाँ पर एक रोबोट स्थापित किया गया है। 14 फीट ऊंचा रोबोट है और वो रोबोट जो है वहाँ पर ट्रैफिक संचालन करेगा। इसके बाद आप देखिए जयपुर में जेडीए जो है, जो जेडीए चौराहा जो है, उस जेडीए चौराहे पर एक ट्रैफिक रोबोट लगा दिया गया है। वो रोबोट ट्रैफिक का संचालन करेगा, राइट लेफ्ट जाना या रुकना है, कोई अगर रेड लाइट को क्रॉस करता है तो उसका जो चालान है वो चालान भी ऑटोमेटिक कटेगा और उससे घर पर पहुंच जाएगा। तो ये 2 रोबोट्स तो ट्रैफिक में आ चुके हैं और 2 आ चुके हैं, तो 2 से 100 होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। 2022 के अंत तक ये 100 भी हो सकते हैं और उसके बाद बहुत जल्दी 1000 10,000 हो जाएंगे। तो ट्रैफिक पुलिस में से तो रोबोट्स आने वाले हैं, तो ये ट्रैफिक पुलिस की तो समाप्ति होने वाली। तो बाकी जो पुलिस का काम है वहाँ भी रोबोट्स आने वाले हैं। यहाँ तक कि जुडिशियल सिस्टम रोबोट आने वाले हैं, जज भी अब रोबोट्स होंगे। डॉक्टर्स में आ रहे हैं, ड्राइविंग में आ रहे हैं। आपको रोबोट्स की जो ड्राइविंग वो होगी या फिर जो ड्राइवरलेस कार होगी जो एआई से चलेगी। तो ये जो सिस्टम सारा आ रहा है और आर्मी के अंदर भी रोबोट्स आने वाले हैं। ये सब का सब जो सिस्टम चल रहा है, ये पिछले 2-3 साल से जो हम बात बताते आ रहे हैं कि जिस प्रकार से फोर्स किया जा रहा है पब्लिक को कि भैया इन चीज़ों को मानो, इनको स्वीकार करो, और सरकारों को फोर्स किया जा रहा है कि सरकार अब ये चीज़ें स्वीकार करे लाएँ। तो टोटल सर्विलेंस स्टेट बनेगा। एक एक गली, एक एक चौराहे पर आपकी सर्विलेंस की जाएगी और उसके हिसाब से एक जो नया एजेंडा सेट किया है इन लोगों ने, यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो कहना है कि आप कुछ भी ऑन नहीं करेंगे, आप किसी भी चीज़ के मालिक नहीं होंगे, आप प्रसन्न रहेंगे। वो कहते हैं कि भैया आपको खुश रहने से मतलब होना चाहिए। तो हमारी सारी संपत्ति, सब कुछ, आपका मकान, आपकी गाड़ी, आपका खेत, आपका दुकान, सब कुछ जो है कुछ वैश्विक ताकतों के हाथों में जाने वाला है। यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो एजेंडा है ये चल रहा है और इसके अंतर्गत वो नहीं चाहते कि सेना किसी देश के पास हो, किसी देश के पास बड़ी और विशाल सेना होगी। तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो लोग चाहते हैं वो शायद सेना नहीं करने दे, इसके लिए वो सेना में लगातार कटौती कर रहे हैं और सेना में और पुलिस में रोबोट्स की भर्ती कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि 4 साल बाद जब अग्निवीर बाहर जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ बनकर जाएंगे, लेकिन क्या वो समाज के लिए उपयोगी होंगे? इसमें आपका क्या कहना है? जो अग्निवीर की जो ट्रेनिंग जो दी जा रही है और जिस पोस्ट के लिए उनको लिया जा रहा है वो बिल्कुल नीचे वाली पोस्ट होती है ना। जैसे कि सिपाही, लांस नायक, ये जो नीचे वाली पोस्ट होती है, यहाँ पर जो फौजी होता है उसको दुश्मन से लड़ना भी होता है और साथ में अपने अधिकारी के काम करना होता है। वो अपने उच्च अधिकारी की सेवा करता है। बेसिकली तो उनको सेवा के लिए ही रखा जाता है। तो ऐसे लोग जो वहाँ पर जूता पॉलिश सीखेंगे, ऐसे लोग जो वहाँ पर बिजली का काम सीखेंगे, वो समाज में 4 साल बाद क्या करेंगे? क्या उनके पास कोई टेक्निकल डिग्री होगी? क्या कोई टेक्निकल नॉलेज होगा? क्या कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन उसको नौकरी दे पाएगा? नहीं दे सकता। वो नौकरी कहाँ करेंगे?
किसी बैंक के एटीएम के बाहर सिक्योरिटी गार्ड बन जाएंगे, या किसी बैंक के बाहर, या किसी सोसाइटी के बाहर। इससे अधिक उनके पास कोई और काम नहीं मिलेगा। और ये जो अग्निवीर जो बाहर निकलेंगे, जिसे हम अग्निवीर कह रहे हैं, ये अग्निवीर समाज के लिए, देश के लिए खतरा भी हो सकते हैं। जब व्यक्ति के पास जॉब नहीं होगा और वो एक आर्मी की ट्रेनिंग लेके आएगा, चाहे वो ट्रेनिंग आधी अधूरी भी क्यों नहीं हो, अगर वो आर्मी की ट्रेनिंग लेकर के आता है, समाज के बीच में आता है और वो बेरोजगार घूमता है, तो ऐसा हो सकता है कि वो क्रिमिनल बन जाए, वो लूटपाट करे, वो चोरी करे, वो किसी का सामान छीने। तो इसकी संभावना बहुत अधिक है कि ऐसे लोग जब बेरोजगार होंगे तो लूटपाट करेंगे, लोगों की चोरी करेंगे और सामान की छीना झपटी होगी। एक बात। दूसरी बात, जब ऐसे सैनिक बाहर निकलेंगे, बेरोजगार होंगे, तो हो सकता है कि वो लोग भाड़े के सैनिक बन जाए। आप भाड़े के सैनिक का मतलब समझते होंगे। तो भाड़े के सैनिक क्या होता है? जिन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में मर्सनरीज। अब जैसे मान लीजिए हमारे देश में कुछ अग्निवीर बेरोजगार है और हमारा देश का किसी और के साथ युद्ध चल रहा है, चीन के साथ चल रहा है, और चीन ने उन अग्निवीरों को बुला लिया, आ जाओ भैया हमारी सेना में भर्ती हो जाओ, और वो जा करके चीन की सेना में भर्ती हो गए। तो हमारे ही सैनिक के आमने सामने हो जाएंगे। उसे हम कहते हैं भाड़े के सैनिक, है ना। मान लीजिए कुछ सैनिक ऐसे भी हो सकते हैं जो कहीं किसी और देश में युद्ध चल रहा है, रूस का युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ में, या रूस का युद्ध चल रहा है किसी और देश के साथ में, हो सकता है उस देश में जाकर के उस देश की तरफ से वो सेना का रोल अदा करे, एक सैनिक के रूप में लड़े। तो हमारे ही देश के जो ट्रेन किए हुए युवा होंगे, वो हमारे ही खिलाफ, या हमारे अपने जो विदेशी संपर्क है, हमारे जो अपने विदेशी जिन जिन देशों के साथ में हमारे अच्छे संबंध है, हो सकता है उनका किसी और देश से कोई युद्ध चल रहा हो और हमारे सैनिक ये अग्निवीर रिटायरमेंट के बाद उस सेना की तरफ से लड़े। हमारे अपने जो अच्छे संबंध है उनके खिलाफ जो देश लड़ रहा है वहाँ से वो लड़े। तो ये जो अग्निवीर जो बनेंगे, ये बड़े ही घातक हो जाएंगे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, सेना के लिए। ये बहुत बड़े घातक होने वाले हैं। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। सरकार ने अभी इस प्रकार से सोचा नहीं है। इस प्रकार से सोचेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्थिति आ सकती है। इसलिए ये जो अग्निवीर योजना है, ये योजना मुझे नहीं लगता कि भविष्य में समाज के लिए कोई उत्तम होगी, बल्कि ये समाज के लिए और अधिक खतरनाक हो सकती है। क्या आपका सोचना है कि अग्निवीर जो है वो आतंकवादी संगठनों का रूप ले सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सेना का अधिकारी था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उस अधिकारी को उसके रिटायरमेंट से एक दिन पहले निकाल दिया गया सेना से। उसके बाद उसने बदला लेने की कोशिश की और उसने सैकड़ों की संख्या में खालिस्तानी आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी। आप बात समझ रहे हैं? एक व्यक्ति जिसे आप निकाल देते हो, और यहाँ पर तो आप 75% से ज़्यादा निकाल रहे हैं। सरकार का ये कहना है कि मैक्सिमम 25%, यानी कि अधिकतम 25% है। मतलब सरकार का आंकड़ा मोटा मोटा 10% के आसपास होगा। वो तो कहने के लिए एक शब्द निकाला, अधिकतम 25%। अधिकतम 25% को लोगे तो 75% जब बेरोजगार होंगे तो क्या पता वो किसी क्रिमिनल गैंग से जुड़ जाए और उनके लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दे, या क्या पता आतंकवादियों के साथ जुड़ जाए, उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दे। ऐसा पिछले काल में देखा हमने, जैसा कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया है। तो ये इसकी संभावना हो सकती है कि वो लोग हमारे इन अग्निवीरों पर डेरा डाले और उसमें से कुछ अग्निवीर उनके संपर्क में आ जाए या उनके साथ। अभी भी आप देखते हैं कि जो सेना में जो रेगुलर अधिकारी होते हैं वो भी कई बार पाकिस्तान के एजेंट निकलते हैं या चीन के एजेंट निकलते हैं। तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, खासतौर से ऐसा व्यक्ति जो बेरोजगार है, जिसकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जिसके परिवार की कोई सिक्योरिटी नहीं है। डॉक्टर कोठारी, यहाँ मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि सरकार का तो कहना है कि जब ये अग्निवीर बाहर आएंगे तो इन्हें करीबन 11.5 लाख रुपए के करीब इन्हें दिया जाएगा, जो कि इनके आगे किसी रोजगार को स्थापित करने में काम आएंगे। सरकार जो 11.5 लाख देने की बात कर रही है, उसमें से 5.25 लाख तो उनके अपने हैं। उनके प्रत्येक महीने में 30% की कटौती होगी। जो सरकार ने तनख्वाह बताई है जो उनको
उसमें से 30% पैसा काटा जाएगा और 30% जो पैसा काटने के बाद जो 4 साल में बनता है वो 5,20,000 बनता है। और यदि उसमें उसका इंटरेस्ट भी जोड़ा जाए, अभी सरकार ने इंटरेस्ट नहीं जोड़ा उसके अंदर, इंटरेस्ट भी जोड़ोगे तो कम से कम मेरे ख्याल से ये 7-8 लाख रुपए बनता है। तो सरकार दे क्या रही है? वो उन्हीं का पैसा है, वही काटा हुआ पैसा है, उसी का इंटरेस्ट है, वही तो सरकार दे रही है। उन्हीं के पैसे को उनको दे रही है और उस पैसे से सरकार कह रही कि वो रोजगार कर सकते हैं। अब मुझे बताइए, एक आदमी जो 4 साल सेना की ट्रेनिंग ले रहा है, क्या वो किसी रोजगार की ट्रेनिंग ले रहा है? क्या उसने कोई रोजगार सीखा है वहाँ पर? क्या उसने कोई उद्योग सीखा है वहाँ पर? वो बाहर आकर के किस प्रकार से कौन सा रोजगार चालू कर सकता है? केवल 5-10 लाख रुपए जेब से होने से रोजगार नहीं चालू कर सकता ना। उसके लिए तो उसके पास एक अच्छी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए जिस रोजगार को प्रारंभ करना चाहता है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। पहली बात तो पैसा उसका खुद का कटा हुआ है, उसका अपना इंटरेस्ट है उसके ऊपर। सरकार मुश्किल से 2-2.5 लाख उसके अंदर मिला रही है। और दूसरा, उस दौरान 4 साल में उसने कोई विशेष स्किल हासिल नहीं की है कि वो रोजगार कर सके। जाते जाते आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये जो योजना है अग्निवीर योजना, जिसे हम सरकार अग्निपथ योजना कहती है, ये देश के युवाओं को, देश के बेरोजगारों को अग्नि में झोंकने की योजना है। तो सरकार से जो लोग इस बात से सहमत नहीं है कि इस योजना को जो सही नहीं मानते हैं, उनका भी अधिकार होता है कि वो विरोध करें। लेकिन विरोध की भी एक सीमा होती है। ऐसा नहीं कि आप विरोध करें तो आप ट्रेन जलाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि विरोध करें तो आप कहीं पर आगजनी करें या किसी के घर में जाके आग लगाएं। क्योंकि हमने देखा है कई ट्रेनों में आग लगा दी गई है, कई ट्रेनें रद्द हो गई। हमने देखा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता या अधिकारी, इनके घरों में आग लगाई गई। तो इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। विरोध होना चाहिए शांतिपूर्वक ढंग से, बहुत ही उच्च स्तर पर पूरे देश के अंदर। जो भी ये सोचते हैं कि ये योजना राष्ट्र विरोधी है, जन विरोधी है, समाज विरोधी है, युवा विरोधी है, सेना विरोधी है, वो इसका विरोध करें और शांतिपूर्वक ढंग से विरोध करें ताकि सरकार इस योजना को वापस ले। क्या आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रोटियां सेकने के लिए इस योजना का नाम लेकर के इस तरीके से आगजनी वगैरह कर रही हैं? पॉलिटिकल पार्टी कुछ करती है तो वो समय लगता है उसके अंदर। जब कोई योजना आती है और सरकार ने अचानक इसकी घोषणा की, इसके पहले किसी को पता भी नहीं था और एकदम से युवा जो है सड़कों पे आ गया, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की संभावना कम नजर आती है। जो युवा था अचानक से आक्रोश में आ गया, खास तौर से वो युवा जो पिछले 3 साल में सेना में भर्ती होने के सपने देख रहा था, उसके लिए बराबर तैयारी कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। 3 साल से सेना में भर्ती नहीं निकली और जब भर्ती निकली तो उस टाइम पे 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु थी। वो बाद में सरकार ने 2 वर्ष की आयु बढ़ाई और जो 21 वर्ष को जो क्रॉस करके उनको लगा हमारा क्या होगा, हम पिछले 3 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। वो एक प्रकार से अचानक पैदा हुआ आक्रोश था। इसके पीछे किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी की संभावना या उसका हाथ होने की संभावना मुझे कम नजर आती है। अगर युवाओं का आक्रोश इस तरीके से निकला तो फिर तो उनका आर्मी में जाना भी गलत है, फिर वो वहां भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। हाँ, इसकी संभावना पूरी तरह मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जो लोग वहाँ से 4 साल बाद निकलेंगे उनका रास्ता क्या होगा ये किसी को नहीं पता। वो निकल करके समाज में योगदान देंगे या वो एंटी सोशल बनेंगे। अगर वो एंटी सोशल बन गए और 4 साल की आर्मी ट्रेनिंग लेने के बाद जब बाहर निकलेंगे तो ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कितना खतरा होंगे, ये भी सरकार को सोचना चाहिए। डॉक्टर कोठारी, आपने एक सवाल जनता के सामने खड़ा कर दिया कि ये अग्निपथ योजना सही है या गलत। इस पे जनता खुद फैसला करे कि ये योजना सही है या नहीं। यही हम सभी दर्शकों को कहना चाहेंगे कि आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। डॉक्टर कोठारी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।